सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है फिर से आपका नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था द्रव्य का वर्गीकरण रासायनिक आधार पर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव्य का वर्गीकरण भौतिक आधार पर। भौतिक आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, यानी क्लास 6 से तो हमने सभी ने पढ़ा ही होगा। और ये बहुत इजी टॉपिक है जिसमें हम आज नए वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 5 स्टेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि हम जिन भौतिक अवस्था को 3 रूपों में पढ़ते थे, ठोस, द्रव और गैस, उनको अब हम 5 रूपों में पढ़ेंगे: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आज के इस वीडियो में हम ठोस, द्रव और गैस के बारे में चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपको प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में जानकारी अच्छे से मिल जाए। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं भौतिक आधार पर वर्गीकरण ठोस, द्रव और गैस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था द्रव्य के बारे में, यानी कि सब्सटेंस के बारे में, कि इस दुनिया में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है या जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी एग्जिस्ट है, वो सब कुछ क्या है? मैटर। अब मैटर्स को स्टडी करने के लिए हमें डेफिनेटली उनको क्लासिफाई करना पड़ा, और इस 2 आधारों पे हमने उसको क्लासिफाई किया, एक तो भौतिक और रासायनिक। भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उसको ज़रूर देखिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस की। एक सिंपल सी डेफिनेशन हमने बचपन से पढ़ी है कि ठोस किन्हें कहते हैं, और उसका सरल सा जवाब है वे पदार्थ जिनके आयतन और आकार निश्चित होते हैं। मैं यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ। ठोस वे होते हैं जिनके आयतन और आकार निश्चित होते हैं। यानी कि हम एक सिंगल लाइन में इसको परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके आयतन और आकार निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। यानी कि ठोस वे होते हैं जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, इसने जितनी जगह घेरी है वह कहलाएगा इसका आयतन। कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ और जितनी जगह मैंने घेरी है वह मेरा आयतन है। ऐसे ही चाहे ये बोर्ड हो या दुनिया की कोई भी वस्तु हो, वह जितना जगह स्पेस घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। इसको हम लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इन तीनों को मल्टीपल करके निकाल सकते हैं। सो वेरी इजी होता है आयतन निकालना। सीधी सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी वस्तु जितना स्थान घेर रही है वह उसका आयतन है। तो ये तो हो गया आयतन। इस मार्कर का आयतन निश्चित होगा, चाहे मैं इसको मेरी पॉकेट में रखूं, चाहे मैं मेरे हैंड में रखूं, और चाहे मैं इसे कहीं फेंक दूं, इसके आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा। जितनी जगह इसने मेरी पॉकेट में घेरी है उतनी ही जगह यह और कहीं भी घेरेगा। इसका आयतन फिक्स होता है। दूसरा होता है आकार। भाई इसका आकार जो है वो चेंज नहीं होगा। इसका जो आकार है, ऐसा लंबाई है इसकी, एक फिक्स शेप है, तो वो चेंज नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जब मैं पॉकेट में रखूँगा तो इसका आकार ये होगा, और जब मैं इसको बैग में रखूँगा तो ये टेढ़ा होकर गोल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। या फिर जब मैं इसे फेंक दूंगा तो ये पानी की तरह बिखर जाएगा, नहीं होगा। तो जितनी भी सॉलिड वस्तुएं होती हैं या जो भी सॉलिड्स मटेरियल होते हैं, यानी कि ठोस पदार्थ, उनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। सेकंड ये हो गया। अब सेकंड पे आते हैं द्रव। द्रव यानी कि लिक्विड। इनमें सिंपल सी इनकी एक डेफिनेशन है कि इनका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। यानी कि कोई भी लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड, उसका आयतन बिल्कुल फिक्स होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक गिलास में ये पानी लिया, वाटर एक लिक्विड है, मैंने इस गिलास में पानी लिया, तो इसने इतनी जगह जो घेरी वह इसका आयतन होगा। अब इसको भले ही मैं किसी दूसरे बर्तन में डाल दूं, किसी बाउल में डाल दूं, या फिर मैं ज़मीन में
फेंक दूं, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि इस गिलास में मैंने यहाँ तक पानी भरा था, तो यहाँ की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करेंगे तो वह इसका आयतन निकल आएगा। अगर मैं इसको किसी और ज़मीन पे फेंक दूं या किसी बड़े जार में रख दूं तो इसकी ये स्थिति होगी, फिर भी इसका आयतन वही आएगा जो यहाँ आया था। यानी कि जिस शेप में रख दो उस शेप का तो हो जाता है, लेकिन फिर भी वह उतनी ही जगह घेरता है जितनी उसने इस जगह घेरी थी। यानी कि इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। सो लिक्विड के आयतन निश्चित होते हैं और आकार अनिश्चित होते हैं। आपने सुना ही होगा, पानी को जिस बर्तन में डाल दो वो उस बर्तन का आकार ले लेता है। यानी कि आकार निश्चित नहीं होता है, जहां उसको स्पेस मिलता है उस जगह चला जाता है और अपना आकार परिवर्तित कर लेता है। सो लिक्विड्स वो होगा जिनके आयतन निश्चित होते हैं और आकार अनिश्चित होते हैं। अब चलते हैं हम गैसेस पे। सो गैसेस भी इसी तरह बहुत इजी हैं। गैसेस यानी जिनके आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित यानी कि ना तो इनका आयतन फिक्स होता है और ना ही इनका आकार फिक्स होता है। गैस को हम जिस स्पेस में छोड़ देते हैं उसके अणु और दूर दूर चले जाते हैं। उसको जितनी जगह मिलती जाती है उसके अणु और दूर दूर बहने लगते हैं। जैसे अगरबत्ती जल रही हो और अगरबत्ती को हम एक निश्चित एरिया में अगर बंद कर दें तो उसके अणु उस एरिया में ही रहेंगे। मान लीजिए एक इतने बड़े जार में मैंने इसको बंद कर दिया अगरबत्ती को, तो इसके अणु इतने स्पेस को ही घेरेंगे। लेकिन अगर मैंने इसी अगरबत्ती को किसी बड़े जार में घेर दिया तो इसके अणु इतनी जगह घेर लेंगे। यानी कि जितना ज़्यादा हम आयतन उसका बढ़ाते जाएंगे इसका एरिया का, उतने ही एरिया में उसके अणु बिखरने लगेंगे। यानी कि इसका आयतन निश्चित नहीं होता और आकार तो निश्चित होता ही नहीं है, क्योंकि गैस के अणु इतने दूर दूर होते हैं कि उनका मूवमेंट अधिक होता है और स्पेस के कारण वो अपना आकार भी परिवर्तित कर लेते हैं। हम एक बड़े बैलून में भी रख सकते हैं, छोटे बैलून में भी रख सकते हैं, कमरे में भी, और हर जगह वायु रहती है। सो इनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठोस में होते हैं जिनके आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। लिक्विड्स वो होते हैं जिनके आयतन निश्चित होते हैं, आकार अनिश्चित होते हैं। जबकि गैसेस वो हैं जिनके आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने दोनों। अब आ जाते हैं, इनको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें इनके जो अणु हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, इसलिए वो मूव नहीं कर पाते, इसीलिए उनका आयतन और आकार निश्चित होते हैं। ध्यान रहे, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सॉलिड के अणुओं में वाइब्रेशंस होता है। आपने देखा होगा किसी भी ठोस को आप एक जगह कान लगाइए किसी ठोस में और उसको दूसरे सिरे से उस पर ठोकर मारिए तो आपको उसकी झंझनाहट या उसमें वाइब्रेशन का अनुभव यहाँ होगा। यानी कि उनके अणुओं के बीच में कंपन होता है। ये ठोस की प्रवृत्ति होती है। भले ही इसके अणु एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करें, लेकिन ठोस के अणुओं में कंपन होता है। दूसरा आ जाते हैं लिक्विड पे। लिक्विड में चूँकि अणु थोड़ा दूर दूर रहते हैं, इसलिए इनको मूवमेंट करने के लिए जगह मिल जाती है और इसी कारण ये अपना आकार भी परिवर्तित कर लेते हैं। ठोस की तुलना में इसके अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं। अब आ जाते हैं गैस पे। तो लिक्विड की तुलना में गैस के अणु और भी ज़्यादा, यानी द्रवों की तुलना में इनके अणु, गैस के अणु और भी दूर दूर होते हैं। इसी कारण इनके आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये छोटा सा टॉपिक था। आज हमने इन तीन के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि प्लाज्मा नया चैप्टर है। शायद बहुत सारे लोगों ने इस पर और ज़्यादा स्टडी ना की हो, लेकिन डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में ठीक से समझ में आ जाए और फ्यूचर में जब भी ज़रूरत हो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। थैंक यू।